लग तो होता है मैम, क्योंकि कई बच्चों का होता है, किसी का 0.5 से रुक रहा है, 1 मार्क से रुक रहा है। मेरे साथ भी मतलब हुआ है कई एग्ज़ाम्स में कि मतलब पॉइंट से रुक रहा है 1-2, जो 1-2 मार्क्स से रुकने वाला होता है ना, वो तो मैम मैं लकी मानती हूँ, क्योंकि मतलब वो मतलब मेहनत तो है कि वहाँ तक तो हम पहुँचे। अरे एडिटोरियल तो बोरिंग सी चीज़ है, कौन पढ़ेगा, ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है मैम। चीज़ें हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर हमें नहीं अच्छी लगे, वो दवाई कड़वी है मैम, वही कड़वी दवाई असर करती है। वही बस है। मैम एक बार तो फेलियर मैं फेस कर चुकी हूँ, अभी बैंकिंग में ही आरआरबी पीओ का फर्स्ट एग्ज़ाम था इस ईयर। एंड मैंने बहुत, मेरे को उम्मीद थी कि आर मतलब मुझे ऐसा लगता था कोई एग्ज़ाम नहीं है, आरआरबी पीओ बस हो जाएगा मेरा। बट फिर इतने मॉक्स लगाए, मॉक्स में बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रहे थे, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। बट एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड मतलब पता नहीं मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया वहाँ पे, और फिर मैं पैनिक हो गई और पूरा एग्ज़ाम हाथ से निकल गया और मेरे बहुत कम अटेम्प्ट्स रह गए। एंड जब मैं बाहर आई तो Hello, aspirants. A very warm welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Twinkle Gangwar, your host for today, and today we have a very interesting personality, Chelsea Mittal. Yes, we're going to have a conversation with her, पर उससे पहले शुरू करते हैं उन्हें वेलकम कर। Hi Chelsea, how are you? आई एम सो फाइन मैम। और आपका ये जो जर्नी है उसे जानने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, सब कुछ जो भी आप हमें बताना चाहें। Okay, ma'am. I am Chelsea Mittal. I belong to Shopur district, Madhya Pradesh. And this year I have cleared SBI PO, IBPS PO and MP Cooperative Bank Society Manager. Nice. एंड मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही पूरी की है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से। एंड ग्रेजुएशन मैंने इंदौर से किया है। और ग्रेजुएशन में आपने क्या चूज किया था मैम? मैम मैंने बीए किया है ग्रेजुएशन में। वाओ। तो आपका मन कैसे किया कि पहली बार आपको कैसे आया कि आई वांट टू गो फॉर बैंकिंग एग्जाम्स? मैम मुझे मतलब पहले था 12th के बाद तो कुछ समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। उसके बाद देखा बहुत सारी फील्ड्स हुई, सोचा ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। पहले क्लैट और सीए और पता नहीं क्या क्या कितने सारे ऑप्शंस दिख रहे थे। फिर बट मेरी मम्मी का था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सिविल सर्विसेज। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मम्मी के ड्रीम के लिए देखते हैं सिविल सर्विसेज का। फिर मैंने 12th के बाद सीधे सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर दिया, स्टेट पीएससी के लिए। इंदौर जाना हुआ, वहाँ पे कोचिंग्स वगैरह सब पीएससी के लिए ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। बट फिर बीच में पीएससी पढ़ते पढ़ते कोविड भी लग गया और कोचिंग्स वगैरह भी सब बंद हो गई, वो वाली फैकल्टीज चली गई। फिर मेरा इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म होता चला गया कि मैं शुरू से पीसीएम की स्टूडेंट रही हूँ, 11th-12th पीसीएम था। बट फिर भी मैंने सिविल सर्विसेज की वजह से आर्ट्स चूज़ किया ग्रेजुएशन में, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। उनकी ड्रीम की वजह से मैंने उसको अपना ड्रीम बना लिया। मैंने सोचा कि ठीक है, मम्मी का मन है तो सिविल सर्विसेज। फिर मैंने स्टेट पीएससी, मुझे लगा कि मतलब ठीक है मैं देखती हूँ उसके लिए। फिर पूरे सब्जेक्ट्स तो अलग थे आर्ट्स के, मतलब मेरे पास 11th-12th में पीसीएम था, पर इधर आर्ट्स फील्ड हो गई, पूरे सब्जेक्ट्स अलग थे, सब कुछ अलग था। बट फिर भी मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने जाके इंदौर में कोचिंग लगाई पीएससी के लिए, स्टेट पीएससी। फिर उसके बाद पढ़ना भी स्टार्ट किया, सब सही जा रहा था, बट कोविड लग गया। कोविड में घर आना हो गया, फिर बाद में कोचिंग्स वगैरह भी बंद हो गई, ऑनलाइन स्टडीज़ पे आ गई। एंड फिर वो पूरा ब्रेक हो गया वहाँ से, पूरा कट। फिर उसके बाद मेरा फिर मन भी नहीं हुआ उसको कंटिन्यू करने का। फिर मैंने देखा, मतलब इंटरेस्ट मेरा मैथ्स में ही है शुरू से, मैथ्स और इंग्लिश में। तो फिर मैंने देखा कि कौन सी, मतलब गवर्नमेंट में ही मुझे जाना है, पर देखा फिर कौन सी फील्ड ऐसी है जो मतलब मैथ्स और इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो फिर और मेरे फैमिली में भी मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में है, मतलब मेरी दीदी हैं, मामा जी हैं, ऐसे हैं। तो फिर उनसे भी पता तो था ही बैंकिंग के बारे में। फिर उनसे और पूछा तो उन्होंने बोला कि मतलब बैंकिंग एक अच्छी फील्ड है लड़कियों के लिए। फिर मैंने देखा कि सही है, फिर देखना स्टार्ट किया बैंकिंग का सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं क्या। फिर उसके बाद बैंकिंग को मैंने चूज़ किया। फिर मैंने इंदौर से ही एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तैयारी करी बैंकिंग के लिए, मतलब कोचिंग लगा ली और फिर स्टार्ट कर दिया तैयारी। तो एक तरीके से घर से भी थोड़ी मोटिवेशन मिली आपको? हाँ, घर से बहुत मोटिवेशन। और बिकॉज आपको समझ आया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ थी मैथ्स और इंग्लिश, तो आपने बोला कि लेट्स परस्यू दैट। ये बहुत ही वाइज डिसीजन था। उसके अलावा जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं? ये एसबीआई पीओ मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, एंड मतलब 21 में ही मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, एट द एज ऑफ 21। और मतलब एसबीआई पीओ तो ड्रीम था ही, और लगा भी नहीं था होगा, बट हो गया। वाओ, नाइस। सो जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों के लिए फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिलता है, और आप बता रहे हैं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। यस मैम। तो ये किस टाइप की मोटिवेशन थी और आपकी प्रिपरेशन कैसी थी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया?
प्रिपरेशन मैम मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट की बात अलग रहती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सक्सेस की फेम होती है और हमें खुद को जो मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और बेहतर कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकाल लिया तो हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं। और हम एक ही एक चीज़ को मैम रिपीट कर करके वैसे भी थक जाते हैं। अगर हम सेम चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, ईयर टू ईयर वही रिवाइज कर रहे हैं, वही पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो वो थक भी जाते हैं। तो मेरा था कि एक बार में जितनी मेहनत हो जाए एक बार में ही कर लो पूरी। तो आपने बहुत रिग्रेस मेहनत करी होगी, आई एम श्योर। हाँ मैम, मतलब करी तो मतलब था कि पहली बार में ही हो जाए बस, उसके बाद रिपीट ना करना पड़े। मतलब फिर कुछ और जो मेरे गोल्स हैं बाद के, वो फिर मैं उन पे फोकस कर पाऊँ। सो इसके बाद भी आपका कोई गोल है? क्योंकि इससे पहले भी शायद आपने कई एग्जाम्स दिए हैं, हाँ उन एग्जाम्स के बारे में प्लीज बताइए। हाँ, इससे पहले मैम मैंने IBPS PO और मतलब बैंकिंग के ही एग्जाम्स दिए हैं इससे पहले तो मैम मैंने। बट अभी आगे मेरा है कि पहले मेरा RBI मैम नेक्स्ट टारगेट है कि मैं RBI वाओ। गोल करूँ। हाँ। एंड मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब उसके लिए मेहनत अभी जॉब के साथ करनी पड़ेगी, बट कर लूँगी। कर लूंगी। हाँ, मतलब लगता है अभी ये कर लिया पहली बार में तो उसके लिए भी थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करके हो जाएगा। Absolutely. तो जिस एक साल में आप प्रिपेयर कर रहे थे, क्या उस टाइम पे आपकी कोई जॉब थी? क्या आपको कुछ स्ट्रगल्स थे उस टाइम पे? नहीं मैम, जॉब अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन की है। अभी जब SBI PO का रिजल्ट नहीं आया था, पहले लगा भी नहीं था कि SBI PO होगा, इसलिए मतलब मैंने ज्वाइन कर लिया था। मेरी MP कोऑपरेटिव बैंक में मैंने ज्वाइन कर लिया था एज अ सोसाइटी मैनेजर। वो भी सेम मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही था, थोड़ा वर्क प्रोफाइल अलग था। पहले मेरा मन तो नहीं था, लग रहा था हो जाएगा इधर, बट फिर भी इतना डर लग रहा था कि होगा नहीं तो फिर क्या, फिर हाथ में कुछ नहीं है, तो मैंने फिर उधर ज्वाइन कर लिया। वहीं पर रिजल्ट आया, छतरपुर में ही मैंने अकेले एक रूम में रिजल्ट देखा खुद का। सो आपने प्रिपेयर कैसे किया? क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे, आपका टाइमिंग कितना रिग्रेस रहा होगा? नहीं मैम, जॉब मेरी हो चुकी थी, मतलब मैंने वहाँ से जॉइनिंग में एक्सटेंशन ले लिया था, तो इंटरव्यू तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैंने ज्वाइन किया। फिर रिजल्ट के टाइम बस मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया 1-2 महीने। बाकी मेरी पूरी प्रोसेस तो मैंने खुद सेल्फ खुद स्टडी से? करके ही, मतलब कोचिंग मेरी So पहले ही आपको कंप्लीट हो गई थी। टाइम फ्रेम मिला, आपको हाँ डिसेंट टाइम फ्रेम मिला, हाँ मतलब एक साल आपको प्रॉपर मिल गया उसके हाँ लिए। जी मैम। सो जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने एक ही बार में पूरी मेहनत कर ली, पर आप एवरीडे उठते होगे, कोई ना कोई दिन तो आपका भी आया होगा कि नहीं और नहीं करना, बहुत पढ़ाई कर हाँ ली। बहुत मैम, एक बार तो फेलियर मैं फेस कर चुकी हूँ अभी बैंकिंग में ही। RRB PO का फर्स्ट एग्जाम था इस ईयर, एंड मैंने बहुत, मेरे को उम्मीद थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कोई एग्जाम नहीं है, RRB PO बस हो जाएगा मेरा। मुझे लगता था और कोई सा नहीं निकलेगा, RRB PO जरूर निकल सकता है। मैं घर पे भी बोलती थी, जब पहले वाला एग्जाम आया तो मैं तो ये निकल जाएगा, इसमें मतलब इतना मेरे को लगता था प्रिपरेशन भी ठीक है और उसमें सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होती है, तो लग रहा था ये ज़रूर हो जाएगा। SBI PO तो मेरे को बहुत दूर की बात लगती थी, लगता था ये तो मतलब मेरे बस की बात नहीं है। बट फिर RRB PO मैंने बहुत टारगेट किया था, बहुत मेहनत भी की थी और मैंने इतने मॉक्स लगाए, मॉक्स में बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रहे थे, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। बट एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड मतलब पता नहीं मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया वहाँ पे, और फिर मैं पैनिक हो गई और पूरा एग्ज़ाम हाथ से निकल गया और मेरे बहुत कम अटेम्प्ट्स रह गए। एंड जब मैं बाहर आई तो आई वाज़ लाइक क्या हो गया ये, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं सोच रही थी ये एग्ज़ाम ये बिगड़ गया, अब तो मतलब अब आगे तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। मैं वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर पे मैम बहुत रोने लगी, वहाँ पे सब लोग आ रहे हैं कि ठीक है अभी बाकी और एग्ज़ाम्स भी हैं। टीचर्स ने भी समझाया कि एक बिगड़ा है, अभी तो सारे एग्ज़ाम्स हैं। बट लग रहा था कि यही बिगड़ गया तो फिर अब आगे तो कुछ है ही नहीं। मैंने पूरा अपने आप को मतलब इतना डिमोटिवेट हो गई थी मैं, लग रहा था अब नहीं। मैंने घर पे भी बोल दिया था मेरे से तो नहीं हो रहा, अब मेरे को नहीं, मम्मी ने बहुत समझाया। मतलब मैं रोने लगी, घर पे फ़ोन किया, मैंने बोला मेरे से नहीं होगा अब कोई सा एग्ज़ाम क्लियर, ये तो इतना बिगड़ गया, प्री ही बिगड़ गया। फिर मम्मी बोलती हैं कि नहीं, मतलब फिर मम्मी ने बहुत समझाया कि मतलब ऐसे होने से क्या होगा, अब तो जो हो गया वो हो गया, हम आगे वाले पे फोकस कर सकते हैं। तो फिर मतलब फिर मुझे 2-3 दिन बाद खुद को मैंने हैंडल किया, मैंने कहा ठीक है। पर RRB क्लर्क का एग्ज़ाम था, उसमें तो मतलब ऐसे कट ऑफ इतना हाई जाता है क्लर्क में, मतलब 80 में से 80 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तब जाके प्री क्लियर होगा। और मुझे लगता था कि इतने तो मेरे से तो नहीं, इतने तो नहीं हो पाएंगे। फिर एग्ज़ाम दिया, मेरे मतलब अटेम्प्ट हो गए, प्री निकला। जब प्री निकला, रिजल्ट देखा, मैं रिजल्ट भी नहीं देख रही थी RRB क्लर्क का, तो मुझे लग रहा था RRB क्लर्क का प्री तो निकलेगा ही नहीं, रिजल्ट भी क्या देखना। लाइब्रेरी में थी मैं, आके बोला कोई कि RRB क्लर्क का रिजल्ट आ गया प्री का। मैंने कहा ठीक है देखूंगी बाद में, वहाँ हो गया होगा पता नहीं जिसका भी। फिर मैंने मतलब उन्होंने देख तो ले, मैंने देखा आई क्लियर्ड। मैंने कहा ये सही है, RRB क्लर्क, PO नहीं, चलो क्लर्क ठीक है। फिर उसके बाद मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला कि ठीक है एक बिगड़ा है, आगे मैं कर सकती हूँ। एंड मैंने फिर RRB क्लर्क के मेंस के लिए मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर बीच में सारे एग्जाम्स आते गए IBPS, एंड मैंने सारे प्री क्लियर किए उसके बाद से, जितने भी थे सारे। वाओ। तो एक ठोकर लगी और उससे हाँ, आप वो बहुत निराश हुए और फिर कहीं ना कहीं आपकी मॉम ने और आपने हाँ खुद को मोटिवेट किया एंड यू गॉट योरसेल्फ बैक, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस क्योंकि मैम। ये एग्जाम्स की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है एंड इफ यू डोंट गेट योरसेल्फ बैक तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्लियर कर सकें। बट यू वर ऑफ कोर्स वेरी हार्ड वर्किंग एंड थोड़ा बहुत डू यू बिलीव कि इसमें थोड़ा बहुत लक भी होता है कि हाँ यू क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट?
लग तो होता है मैम, क्योंकि कई बच्चों का होता है, किसी का 0.5 से रुक रहा है, 1 मार्क्स से रुक रहा है। मेरे साथ भी मतलब हुआ है कई एग्जाम्स में कि मतलब पॉइंट से रुक रहा है, 1-2 जो 1-2 मार्क्स से रुकने वाला होता है ना, वो तो मैम मैं लकी मानती हूँ, क्योंकि मतलब वो मतलब मेहनत तो है कि वहाँ तक तो हम पहुँचे, वरना 1-2 मार्क्स से रुकता है वो थोड़ा लक की वजह से ही है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत और लक दोनों ही काम करती है मैम। बिल्कुल लक बिल्कुल तो है बिल्कुल। थोड़ा-सा। तो सिंस आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट ही इतनी बढ़िया थी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, और हम चाहेंगे सब्जेक्ट वाइज जानना। तो जैसे कि होता है कि बहुत वास्ट कंटेंट होता है, आपको जो पढ़ना होता है, जो रिटेन करना होता है सब कुछ। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट से, दैट इज़ इंग्लिश, जो कि आपका फेवरेट भी है। तो इंग्लिश के लिए आपने कहाँ से कंटेंट निकाला, आपने कैसे प्रिपेयर किया, और आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी चाहिए, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? इंग्लिश में मैम, इंग्लिश से मतलब मुझे शुरू से इंग्लिश पसंद था, तो इंग्लिश को मैंने कभी ऐसा बैरियर समझा ही नहीं। मतलब इंग्लिश में बचपन से ही मतलब मुझे इंग्लिश में तो ऐसा था कि इंग्लिश मतलब मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ये तो अपना एरिया है, ऐसी वाली फीलिंग आती थी इंग्लिश में बचपन से ही। इंग्लिश में हमेशा मतलब स्कूल में भी मैं मतलब अच्छा रही हूँ, तो इंग्लिश को मेरे को मतलब इतनी दिक्कत आई नहीं। पर ये कि इंपॉर्टेंट अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो मैम इंग्लिश में हम जैसे वोकैब पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है मैम, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में वोकैब मतलब इंग्लिश का रूट है एकदम, उनसे ही सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, उसमें भी अब तो इतने डिफ़िकल्ट आने लगे हैं कि अगर इतने मतलब हाई लेवल वाले वोकैब आते हैं कि हम नहीं समझ ही नहीं पाएँगे हम कि आरसी में दिया क्या हुआ है। तो जब तक हमें वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम समझ नहीं पाएँगे एग्ज़ाम मतलब क्या दे रखा है क्वेश्चन। तो वोकैब पे ध्यान देने के लिए मैम द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसी की वोकैब एग्ज़ैक्ट मतलब एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती है। तो हम मतलब उसको डेली बेसिस पे वो वोकैब पढ़ना स्टार्ट करें, मतलब एडिटोरियल से रोज़ की 10 वोकैब लिखना स्टार्ट करें। मतलब 10 से तो शुरू कर ही सकते हैं। फिर उन्हीं को हम स्टार मार्क भी करते जाएँ साथ-साथ में कि ये वो हम मतलब मॉक टेस्ट के थ्रू देखें कि कौन सी वोकैब रिपीटेडली आती रहती हैं। फिर उनको वहीं से स्टार मार्क करते जाएँ एंड फिर रिवीज़न करते जाएँ। आज एक वोकैब लिख ली 10, अगले दिन उसको रिवीज़न करें कि ये फिर करते जाएँ, तो हमारी एक अच्छी नोटबुक तैयार हो जाएगी वोकैब्स की, जो हमें लाइफ टाइम काम आएगी। यूज़ है एक तरीके से, एक डिक्शनरी होगी आपके एक हाथ में। डिक्शनरी। और उसके अलावा मैम पैराजंबल्स हुए, पैराजंबल्स में मुझे भी डर लगता था, क्योंकि पैराजंबल्स में मैम एक गलत हुआ अगर मतलब एक भी, तो वो 5 नंबर गए। तो उसमें मतलब ऐसा है कि पैराजंबल्स में प्रैक्टिस के थ्रू हम स्टार्ट करें कि ना फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस तो हमें समझ आ जाता है, फर्स्ट ये सेंटेंस है, लास्ट ये सेंटेंस। बीच के हम थोड़ा कनेक्ट करें, मतलब ग्रामेटिकल हम कनेक्ट करने की कोशिश करें कि इसके बाद ये आएगा, तो वो अगर हमें मीनिंग, कई बार होता है मीनिंग समझ नहीं आ रहा, बट हम ग्रामेटिकली कनेक्ट करके सेंटेंस बना सकते हैं। और एक पैराजंबल सॉल्व करने से सीधे 5 नंबर हमें मिल गए। तो उस पे उस ज़्यादा पे वर्क कर ज़्यादा सकते वर्क हैं। कर सकते हैं पैराजंबल। आरसी की प्रैक्टिस करें मैम, डेली हम है ना पढ़ने की आदत डालें न्यूज़पेपर, उसके थ्रू आरसी और उसी में से आते हैं मैम, एडिटोरियल से सीधा उठ के आरसी आ जाता है एग्जाम में। तो हम अगर डेली बेस पे एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, तो वोकैब भी काम हो गया उसका उधर से, और आरसी का काम भी होगा। और आरसी के मैम कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें ही वोकैब के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 एंटोनियम सिनोनियम, और बाकी उसी में से ढूंढने के क्वेश्चन आते हैं। तो आरसी, पैराजंबल, वोकैबुलरी, इन पे हम ध्यान देना मैम। इंग्लिश मतलब आराम से, और आराम से। इंग्लिश पे अगर हमने पकड़ बना ली तो मतलब एग्जाम बहुत ईजी लगने लग जाता है। मतलब इंग्लिश में हम जितने मार्क्स खींच सकते हैं ना, तो वहाँ से हमने खींच लिया। तो अगर किसी की मैथ्स वीक है, कोई और सब्जेक्ट वीक भी है ना, तो इंग्लिश थोड़ा कवर अप कर देगी, मेंस में भी और प्री में भी। दोनों में बहुत दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इस तरीके से वर्क करिए। तो आपकी भी यही स्ट्रैटेजी थी यही कि स्ट्रैटेजी हिंदू थी। पढ़ें और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, वोकैबुलरी। हाँ, ये एडिटोरियल तो मैम मतलब बैंक पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिना एडिटोरियल के इंग्लिश तो मतलब लोगों को लगता है कि एडिटोरियल ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, बट मुझे लगता है मैम वो मस्ट है। मस्ट है। एडिटोरियल से हमें बहुत सारी जनरल नॉलेज भी मिलती है, जो हमारी मतलब करंट अफेयर्स में तो काम आ ही रही है, इंग्लिश भी हमारी बहुत बढ़ रही है, और हमारी आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी है वो हैबिट, एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ना। अगर हम नहीं समझ आ रहा है स्टार्टिंग में, तो लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर बगल में रखा और इधर न्यूज़पेपर रखा, तो अगर बीच में कोई लाइन समझ नहीं आई तो लेक्चर स्टार्ट कर लिया, तो समझ आने लगेगा, फिर इंटरेस्ट भी आने लगेगा। 10 दिन करके देखेंगे ना, तो अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। हाँ, वो पहले चीज़, ऐसा होगा कि क्लूलेस हैं, फिर हाँ, धीरे-धीरे आपको पहले समझ आने समझ ही नहीं आता। लगेगा। हम एक दिन में ही जज कर लेते हैं कि आज पढ़ लिया, अरे एडिटोरियल तो बोरिंग सी चीज़ है, कौन पढ़ेगा, ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है मैम, चीज़ें हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर हमें नहीं अच्छी लगे, वो दवाई कड़वी है मैम, वही कड़वी दवाई असर करती है। वही बस है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो आपने अपना ये कंटेंट कहाँ से ढूँढा? आप जब प्रिपेयर करते थे इंग्लिश के लिए, तो आप क्या पढ़ते थे? इसके अलावा, हिंदू के अलावा और क्या-क्या पढ़ते थे आप? उसके अलावा मैम मैंने मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करी है उसके, और बाकी जैसे यूट्यूब पे कई मतलब फ्री कंटेंट में कई टीचर्स अवेलेबल हैं जो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, एग्जाम टाइम पे सेशंस लेते हैं, मैराथन्स लेते हैं, तो उनकी हम देखें तो हमें वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी मॉक टेस्ट से हम जितनी प्रैक्टिस करें वो उतना कम है मैम। मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट मस्ट है, वो तो मतलब मस्ट ही है। और लगवाते रहिए मॉक टेस्ट। लगाते रहिए जितना लगा सकते हैं, और जितना आप लगाएंगे, जितनी आपकी क्षमता हो उतना लगा दें, एग्जाम एक बार में निकल जाए। लवली। उसके आगे हम बढ़ेंगे रीजनिंग के लिए। आपने अपने आप को रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया? आई एम श्योर मैथ्स आपका बहुत अच्छा है, तो आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। हाँ। बट उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
स्पेशली आपने कौन से मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई किया, आपने कौन से मॉक टेस्ट दिए, इसके लिए ये भी प्लीज़ बताइएगा। रीजनिंग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैम, देखा जाए तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स में से रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार हमें रीजनिंग में इंटरेस्ट आने लग गया ना, तो हमें लगेगा कि रीजनिंग ही रीजनिंग आती जाए बस एग्जाम में, रीजनिंग का टेस्ट ले लो एक अलग से। मॉक में भी बस रीजनिंग करने का मन करता है। हम प्री से शुरुआत करें तो मैम प्री की रीजनिंग मतलब ठीक होती है, अगर कोई भी बच्चा मतलब रीजनिंग पे पकड़ बना सकता है इजीली, और फुल आफ्टर फुल मार्क्स रीजनिंग में ला सकते हैं। मतलब स्पीड बस बनाने की ज़रूरत है, पजल्स की प्रैक्टिस मेन है। पजल्स बैंक में इतने मतलब पजल्स आते हैं, प्री में थोड़े छोटे आते हैं, मेंस में वही बहुत बड़े बड़े पजल्स आ जाते हैं, तो मेंस में चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर प्री में हम पजल्स की प्रैक्टिस करना शुरू करें डेली। स्टार्ट ही जब हम कर रहे हैं बैंकिंग, तब हमें पजल्स से शुरुआत करनी चाहिए। उसके अलावा सिलोगिज्म है, मिसलेनियस पोर्शन होता है, वो आते हैं नंबर, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वगैरह होती हैं, वो तो ईजी होती हैं, वो तो नॉर्मली हम कोई भी अगर प्रिपरेशन शुरू करेगा ना तो वो ईजिली आ जाती है। वो इजी समझ और आ जाती पजल्स है। बहुत डिफरेंट टाइप के पजल्स होते हैं, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट है, फ्लैट फ्लोर है, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं। पजल्स में हम इंटरेस्ट भी आने लगेगा पढ़ते पढ़ते, जैसे बनाने लगेंगे ना ऑटोमेटिकली। मेरे दिमाग में पजल्स ही घूमते रहते थे, इतनी पजल बना ली। मतलब किचन में अगर मैंने रूम में रहती थी तो खाना भी बना रही हूँ, तो देख रही हूँ अलमारी की तरफ, तो पजल बन रही है दिमाग में, इसको ऐसे सेट कर सकते हैं इसको ऐसे। सो दिमाग फ्रेम भी आपका वैसे ही चलने लग जाता है। वैसे ही हम जैसे जैसे करेंगे ना मैम, तो डेली लाइफ हमारी वैसी ही होती जा रही है। हम पजल्स पे इतना खो जाते हैं, मन करता है बस रीजनिंग पढ़ते जाओ। रीजनिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब किसी के लिए भी, सब में सबको इंटरेस्ट आएगा उसमें तो। आई थिंक आपकी एनर्जी और आपकी बातों से समझ आता है आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आता है। हाँ मैम अभी जैसे मेरा हो गया है ना, उसके बाद ऐसा लग रहा है यार कुछ पढ़ने के लिए नहीं है ऐसा लग रहा है लाइफ मतलब ऐसे वो दिन अधूरा अधूरा सा लगता है मैम। इतनी उस टाइम पे दिन भर ऐसा होता था, पढ़ते पढ़ते ही पूरा दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता था। वहाँ पे मतलब रूम में लाइब्रेरी चले जाती थी सुबह से एंड शाम तक, पूरा पढ़ते पढ़ते ही तो पूरा दिन था कि बस पढ़ाई, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो अभी मतलब ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट सा, यार पढ़ने को दे दो, कोई पढ़ने को नहीं है ऐसा हो रहा है मैम Lovely. सीन। तो रीजनिंग आपने इस तरीके से प्रिपेयर की, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके हिसाब से? पजल सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट पजल है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि प्री मेंस दोनों में पजल Puzzles- बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्री में तो मतलब सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, प्री में कुछ छोड़ने जैसा होता ही नहीं है, क्योंकि मैम आजकल कट ऑफ इतना हाई है कि हम स्किप करने के बारे में प्री में तो सोच ही नहीं सकते। मेंस में हम सोच सकते हैं, मेंस में यही स्ट्रेटेजी होती है कि हम सोच सकते हैं कि कौन सा पार्ट स्किप करना है, कौन से पार्ट पे हमें फोकस करना है। बट प्री में तो मतलब रीजनिंग हमें ऐसी कर लेनी है कि टाइम से पहले हम रीजनिंग खत्म कर दें और बैठ जाए। मेरे साथ तो अभी यही होता है, प्री में मतलब रीजनिंग हो गई, 4-5 मिनट आराम से बचे हैं, मैंने मतलब गो थ्रू भी कर लिया, जो जो क्वेश्चंस बनाए उनको देख लिया। और मतलब इंटरेस्टिंग भी होते हैं पजल्स जो आते हैं, फटाफट से एक बार में अगर हमारा बन गया तो बन गया, अगर एक बार में बिगड़ गया तो ज़रूर टाइम टेकिंग हो जाता है। फिर उसमें हमें ये करना चाहिए, अगर कोई एक बार में नहीं बना ना तो छोड़ दो उसको तुरंत। अगर हम उसी में फंस जाते हैं ना मैम, तो वो ये होता है कि फिर पूरा पेपर निकल जाता है, उसी में फंसे रह गए, वो बना रहे, वो नहीं बनेगा उस टाइम पे, ये तो मतलब है। और अगर बिगड़ गया ना तो फिर वो नहीं बनेगा। तो इससे अच्छा है हम फटाफट से, अगर हमने बिगड़ा उसको छोड़ो, नेक्स्ट पजल बनाओ, लास्ट में फिर वो बन जाएगा, उसको देख लो फिर। गिव दैट क्योंकि कई बार क्या होता है मैम, कुछ लिखा है पर हम कुछ और पढ़ रहे हैं, मतलब आप लिखा है बट हम उसको डाउन पढ़ रहे हैं, बार बार वही पढ़ रहे हैं, और मतलब पता नहीं आंखों को वही दिख रहा है जैसे, तो वो हो जाता है। सामने रखी चीज में कई बार दिखती नहीं है, वही हो जाता है मैम। जैसे कि क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस ले लिया था कि आपका एग्जाम में कंप्यूटर शट डाउन हो गया था, हाँ, तो इस वजह से शायद आप बहुत कॉशियस थे कि डोंट पैनिक, नाउ यू डोंट हैव टू पैनिक। अगर अब पैनिक तो करेंगे ऐसा तो पूरा एग्जाम खत्म खत्म मैम। कंप्यूटर शट डाउन होने से मेरे को लगा, फिर मतलब हो सकता है मैम शायद उस टाइम पे मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया हो, मतलब लग रहा था कि आरआरबी तो मैं कर ही लूंगी। तो मतलब आरआरबी के लिए मैंने बहुत सोच लिया था कि ये तो हो जाना है, और मतलब वो मैम वो लाइन है कि मतलब अगर हम सोच लेते ना ये चीज़ चाहिए तो वो तो नहीं होगी, फिर वही उससे अच्छा कुछ वेट कर रहा होता है हमारे लिए, इसलिए वो नहीं हुई है। एब्सोल्युटली। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एग्जाम के लिए, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, फिर आप कहाँ से कंटेंट लेकर आए अपने लिए, कौन से मॉक टेस्ट दिए, और आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या आपको दिक्कतें आई, आपको लगा कि हाँ दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट, आपको अगर मैं बताना चाहूँगी एस्पिरेंट्स को स्पेशली, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी, तो दीज आर माई प्रॉब्लम्स एंड दिस इज द सोल्यूशन फॉर दैट। हाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वही कि हम ऐसे बहुत ग्रुप में अगर स्टडी करते हैं, हमारे 2-4 फ्रेंड्स भी, अगर मेरे साथ तो ऐसा था, मेरे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर हमारा किसी का फ्रेंड का हो गया, हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे, यार उसका तो हो गया, मेरा तो नहीं हो गया, कहाँ कमी रह रही है, मैं भी तो सेम पढ़ाई कर रही हूँ, वो भी उतनी देर लाइब्रेरी जा रही है जितनी देर मैं जा रही हूँ, वो भी यही वाली लाइब्रेरी जा रही है जितनी देर मैं जा रही हूँ, जो फिर कहाँ कमी रह रही है। तो हम मतलब दूसरों से कंपेयर करने से खुद में कंपेयर करें कि मतलब हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ हम मतलब पैनिक क्यों हो रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। मॉक्स के थ्रू हम एनालिसिस करें, या फिर मॉक्स में परसेंटाइल कम आ रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं दूसरों, तो हम देखें कि हमारी कहाँ कमी रह रही है, उसको मतलब हम एनालिसिस नहीं करते। मैं भी नहीं करती थी, मॉक लगा लिया नेक्स्ट मॉक, ये मॉक लगा लिया नेक्स्ट मॉक, देखा ही नहीं कि उसमें कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, कौन से सही किए हैं। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मॉक लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस करना।
एनालिसिस उसका बहुत ज़रूरी है। हम जब मॉक कंप्लीट हुआ उसके बाद 1 घंटे का मॉक है ना मैम, आधे घंटे का एनालिसिस ज़रूरी है। इनफैक्ट 1 घंटे का ही है मॉक, 1 घंटे का एनालिसिस। तो ये आपने क्वांट के लिए पूरा तरीके से किया था? किया मैम, सेक्शनल टेस्ट भी हो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, हम एनालिसिस करें कि हमने उसके बाद हमारा टेस्ट कंप्लीट तो हो गया, टाइमिंग खत्म हो गई, तो हमसे जो क्वेश्चन नहीं बने उस टाइम पे फिर हम उसको रफ कॉपी में लेके बनाए। मतलब टेस्ट तो भले कंप्लीट हो गया पर हम उसको बैठ के बनाए कि यार ये क्वेश्चंस को, तो हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। या फिर अगर मैंने तो मतलब ऐसे बुक कोई फॉलो करी नहीं, अगर कोई बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो हम बुक से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैम बुक से अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है वो तो सबसे बेटर है। और क्वांट में आपके हिसाब से क्या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं आपके एक अटेम्प्ट में जो आपको लगा? हाँ मैम, वैसे मुझे क्वांट बैंकिंग में मतलब क्वांट में शुरू में डर लग रहा था, क्योंकि मतलब क्वांट अलग है। स्कूल लाइफ में 12th तक जो क्वांट पढ़ा था वो अलग ही था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वगैरह। यहाँ पूरा अर्थमेटिक बेस्ड या फिर डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो पूरा अलग ही था। मुझे क्वांट में शुरुआत में मतलब फियर था, अभी भी है इनफैक्ट क्वांट में फियर, ऐसा लगता था यार क्वांट तो नहीं होगा ऐसा लगता था। बट फिर मैंने मतलब ऑफलाइन कोचिंग से प्रिपरेशन करी, वहाँ पे मतलब सर थे, उन्होंने मतलब क्वांट को बहुत इजी बना दिया मेरे लिए। मतलब उन्होंने एकदम बेसिक से शुरू करके पढ़ाया, किसी नहीं मतलब कोई ऐसे ही आ जाएगा ना उठ के भी, तो भी वो मतलब ABCD से उन्होंने शुरू करा क्वांट एकदम। और जितनी प्रैक्टिस करवाई इतनी प्रैक्टिस करवाई, डेली बेसिस पे 50-100 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के करवाए, तो उससे हम मतलब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती चली गई। और कुछ टॉपिक मतलब होते हैं जो मतलब स्टार मार्क वाले टॉपिक होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। ये परसेंटेज तो टॉपिक है जो सारे टॉपिक को रिलेट करता है, उससे हम मतलब सारे टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज पर अगर हमने पकड़ बना ली तो मतलब बहुत ईजी हो जाएगा काफ़ी। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, ये कुछ टॉपिक हैं जो काफ़ी अच्छे टॉपिक है, जो हमारे लिए मेंस में भी बेनिफिशियल है। तो हम मतलब ये टॉपिक्स पे ध्यान दें और DI पे फोकस करें। DI मतलब मेंस में बहुत हेल्प करता है। अगर हम DI में एक DI भी सॉल्व करा 2-2 मार्क्स वाला तो 10 नंबर सीधे। तो अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन करने के बजाय हम डेटा इंटरप्रिटेशन पे मतलब फोकस करें। DI में स्पीड बनाएं, और अगर प्री में तो ऐसा है कि स्पीड ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, तो DI में प्री में देखें कि मतलब अगर लिखने की ज़रूरत नहीं है डेटा, तो हम मतलब ओरली देख लें और सॉल्व कर लें क्वेश्चन। और स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, कैलकुलेशन जितनी फास्ट हो सकती है, पेन चलाने की ज़रूरत मतलब ना, कम से कम पढ़े। तो मैम ये तो थी हमारी प्रीलिम्स की तैयारी, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हिसाब से कि ये चीज़ें तो हर एस्पिरेंट्स को याद रखनी चाहिए जो आपके लिए बहुत हेल्प करी है? ये मैम ये कि पहले तो हम ये देखें हमने तैयारी शुरू क्यों करी है। पहले हम वो चीज़ मतलब सोचें अपने दिमाग में कि हम इस फील्ड में आए हैं, क्या था हमारा मोटिवेशन, क्यों हमें ये चीज़ करनी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो मैम बैंकिंग या फिर कोई दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है, तो पहले वो अपना ध्यान रखें कि क्यों हम ये करना चाहते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने का कुछ तो मोटिव होगा हमारा। या तो मतलब मेरा तो था मैम, मुझे फैमिली के लिए करना था, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी बोल सकते हैं। और मेरे मम्मी पापा, मतलब मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मैं चाहती थी मतलब लड़कियाँ एक एग्जाम्पल सेट करें, मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ मतलब लड़कियों के लिए भी, कि मतलब पढ़ाई करने से मतलब बहुत कुछ चेंज हो सकता है मैम। घर में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है, घर की कंडीशंस हम चेंज कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो मैम हम, या फिर किसी का हो सकता है कोई लड़की है उसको मतलब इंडिपेंडेंट बनना है, या फिर कुछ भी अपना एक रीज़न, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, किसी को अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो हम वो रीज़न ध्यान करें, हम तैयारी क्यों करना चाहते हैं, फिर उससे हमें समझ आएगा, फिर हमारा और मतलब मन करेगा कि यार करना है, ये नहीं करेंगे तो फिर क्या, फिर तो कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दूसरों को देखते हैं जब, तो लगता था कि यार ये कितनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हम पढ़े ही जा रहे हैं बस। कई दोस्त मतलब पहले ही सेटल हो चुके थे, मतलब कोई इंजीनियरिंग वगैरह करके पहले ही मतलब जिनके प्लेसमेंट्स हो गए थे, तो लग रहा था यार इनका सही है, मतलब ये बढ़िया घूम फिर रहे हैं, या हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं दिन भर। बट फिर अब जब हुआ है तो मतलब अब लगता है कि गवर्नमेंट लाइन की बात अलग होती है मैम। इतनी आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो मतलब लाइफ टाइम के लिए है। आप मतलब कुछ का आपको करने की आगे ज़रूरत नहीं है, रिटायरमेंट तक का पूरा पैकेज सेट है। एक तरीके से अभी मेहनत कर ली और आगे अभी आगे एंजॉय। तो वही मैम की शुरुआत से हम ध्यान अपना मोटिवेशन मतलब देखें कि हम क्यों ये करना चाहते हैं। उसके बाद फिर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं, मतलब ऐसे नहीं कि बस कुछ भी पढ़ने लग गए, शुरू कर दिया सुबह, मतलब ये रीजनिंग लगाए जा रहे हैं या फिर कुछ भी। एक प्रॉपर प्लान बनाएं, मतलब एक कि हमें कौन सा, पहले तो देखें कौन सा वीक सब्जेक्ट है। हो सकता है किसी की इंग्लिश वीक है, किसी की मैथ्स वीक है, किसी का GK वीक है, तो अपना वीक सब्जेक्ट देखें, फिर सबसे पहले उस पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। एंड नोटिफिकेशन आने के पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। कई बच्चे मतलब नोटिफिकेशन का वेट करता है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तो मैम ये कि नोटिफिकेशन का वेट मत करो, उसके पहले तैयारी शुरू करो। और तब जब फोकस करना होता है वीक सब्जेक्ट पे, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब वो वीक फिर वीक ही रह जाएगा, बाद में आप उस पर फोकस नहीं कर सकते। तो पहले अपना वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, वो 1-2 महीने जब नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक। उसके बाद टाइम होता है बस रिविज़न करने का।
तब तक हमने सब कुछ पढ़ लिया पहले, फिर उसके बाद 1 महीने का बस टाइम मिलता है मैम एग्जाम में, प्री में। उसके बाद बस जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है, वो भी टाइम डिवाइड करके, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग ऐसी चीज़ है मैम कि अगर सेक्शनल कट ऑफ, मतलब कट ऑफ सेक्शन, अगर हम ओवरऑल कई बच्चों को क्लियर हो जाता है, पर किसी का मैथ्स का सेक्शन रुक गया, किसी का रीजनिंग का रुक गया, किसी का इंग्लिश रुक गया, तो हम इक्वली सब सब्जेक्ट को लेके चलें। ऐसे नहीं कि कोई फेवरेट सब्जेक्ट है उसी को पढ़े जा रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो जैसे आपने क्वांट के लिए बहुत प्रिपरेशन हाँ करी, आपने मैम, पूरी क्वांट के स्क्रैच लिए से शुरुआत करी, मुझे जबकि लगता था आपका वीक क्वांट, सब्जेक्ट था आपके हिसाब हाँ से। इसीलिए मुझे, मेरे हिसाब से क्वांट मेरा वीक सब्जेक्ट था, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग मेरे लिए बहुत अच्छे थे। तो क्वांट में मैंने फोकस किया, मैंने कहा ये अच्छा हो जाएगा ना, फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए मैंने अलग से टाइम निकाला, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम क्वांट के लिए। अगर 2-2 घंटे उनके लिए तो क्वांट के लिए 4 घंटे। और उसमें पहले टॉपिक पढ़ना, फिर उनके क्वेश्चंस लगाना, तो उससे पता भी चलेगा कि बन रहे हैं या नहीं क्वेश्चंस, वरना हमने पढ़ तो लिया टॉपिक पर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो ये कि मैम हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए, सबकी अपनी अपनी हो सकती है, मेरी अलग है, बाकी लोगों की अलग हो सकती है, पर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, खुद को पता होता है मैम खुद की कमियां कहाँ हैं। क्योंकि हम दूसरे हमें बताएंगे कि यार क्वांट पढ़ो, क्वांट तो किसका क्वांट अच्छा ही है तो वो क्यों क्वांट पढ़े ज़्यादा, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश पे क्यों फोकस करे। हम देखें हमारा वीक पोर्शन कौन सा है, उस पे ज़्यादा फोकस करें, उस पे फोकस। तो आपका कोई सेट टाइम टेबल था फॉर एवरी सिंगल डे, और अगर आप नहीं फॉलो करते थे तो कैसे उससे रिकवर करते थे? हाँ मैम, सेट टाइम टेबल तो था मेरा, मतलब मैं डेली सुबह उठ के अपना नहा धो के खाना वाना खा के उसके बाद लाइब्रेरी जाने का मेरा एक शेड्यूल था डेली का। तो 10-11 बजे तक मैं 11 बजे तक मतलब खाना खा के पहुँच जाती थी। उसके बाद मतलब जाते से ऐसा होता है कि अपन एकदम फ्रेश मूड में सुबह सुबह, तो मैं क्वांट से ही शुरुआत करती थी कि क्वांट से शुरू किया। उस टाइम पे जीके वगैरह तो क्योंकि ये कि अब शुरू में क्वांट से एकदम फ्रेश मूड से स्टार्ट किया, तो फिर क्वांट 1-8 घंटे मतलब क्वांट किया। पहले बुक से क्वेश्चंस लगाती थी मैं क्वांट की, तो मैम टॉपिक वाइज, ताकि मुझे क्वेश्चंस मिल जाते थे। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे बुक में, तो मैंने मतलब 50 क्वेश्चंस लगा लिए अराउंड, अगर एक ही टॉपिक के। फिर उसके बाद क्विज लगाया, उसका टॉपिक टेस्ट लगाया उस टॉपिक का। फिर उसके बाद अगर मुझे नहीं बन रहा है तो फिर मैं मतलब उस एनालिसिस करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, या फिर टीचर से डिस्कस करूँगी कि ये सर कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद क्वांट पढ़ लिया। उसके बाद मैंने मतलब कोई भी रीजनिंग या फिर जीके में से कुछ उठा लिया। मतलब अगर दिन का टाइम हो गया है, ऐसा नींद वाला टाइम हो गया है, तो जीके नहीं हो पाएगी, फिर ऐसा है कि रीजनिंग उठा लो तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो रीजनिंग उठाया। रीजनिंग में ऐसा है कि रीजनिंग में मैं डायरेक्ट या तो किसी लेक्चर से पजल सॉल्व कर लेती थी, या फिर मतलब टेस्ट लगा लेती थी, सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का। तो उससे ये कि रीजनिंग के लिए 1 घंटा भी मेरे लिए इनफ होता था, कि मैंने अगर 20 मिनट का सेक्शनल भी लगा लिया और उसको एनालिसिस कर लिया तो उतने इनफ क्वेश्चंस मेरे हो जाते थे। फिर उसके बाद जीके, अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे, तो मेंस के लिए जीके, और जीके भी हमें शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मेंस के टाइम पे नहीं, शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 6 महीने का करंट अफेयर आता है, 6 महीने मतलब पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे हमें जीके पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट में इतना कुछ पढ़ने के लिए हो जाता है, इतना वास्ट सिलेबस कि आप एक मतलब जीके शुरू से पढ़ने नहीं बैठ सकते, फिर आप किसी और सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे। तो जीके ये कि स्टार्टिंग से लेके चलो, डेली वीडियोस या फिर डेली पीडीएफ किसी से भी डेली पढ़ते चलें, और फिर डेली पढ़ा, फिर वीकली पढ़ा, उसके बाद मंथली। तो ये कि रिवीजन होता जाएगा, क्योंकि भूलते जाते हैं मैम, जीके इतना सारा हो जाता है। अब ये इंटरनेशनल न्यूज़, कोई नेशनल न्यूज़, कोई स्पोर्ट्स न्यूज़, कोई साइंस एंड टेक न्यूज़, बहुत वास्ट हो जाता है। तो रिवीजन तो मस्ट है। एक तरीके से आपने एक वीकली प्लान बनाया कि ये पूरा हफ्ते पढ़ा है, देन एक दिन आपने पूरा वो रिवाइज कर लिया, एंड देन उसको अगले महीने एक और बार रिवाइज कर अगले महीने। हाँ, एक और बार। लवली। तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपकी नोट मेकिंग टेक्निक कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि आप सीधा बुक से तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, सीधा बुक से नहीं पढ़ सकते, तो आप उसके लिए नोट्स बनाते थे? हाँ मैम, मतलब ऐसा होता है, नोट्स मैंने जीके के ऐसे डेली बेसिस पे नोट्स नहीं बनाए। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मुझे लग रहा है कि बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है, तो उसको मैंने ज़रूर नोट डाउन कर लिया है, कि बाद में कभी अगर टाइम मिला एग्जाम के 1 दिन पहले ही मैं वो पढ़ लिया मैंने। ताकि बाकी मैं ऐसे करती थी कि पीडीएफ से मैंने मतलब पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, कि पीडीएफ जैसे कोई भी पीडीएफ हम ले सकते हैं, उससे हम डेली फिर उसको सेव करते जाएं। एक पूरा फोल्डर बनाना है अपने लैपटॉप में, तो उसको पूरा प्लान्ड बना लें कि इस मंथ की ये, और मई की जैसे ये हो गई, जून की, तो फिर हम उसको रिवीजन हो जाएगा। ताकि तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है मैम जीके के लिए। और बाकी नोट्स अगर कोई बना रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, नोट्स मेकिंग तो मतलब बेस्ट है। और हाईलाइट करते करते नोट्स बनाए, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, और सेक्शनल वाइज मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ इधर लिख ली, नेशनल न्यूज़ लिख ली, फिर हाईलाइट कर दिया उसको, वो तो सबसे बेस्ट है मैम। वो मेरी आदत नहीं थी, वरना बहुत बेस्ट है नोट्स बनाना। तो सो ये थी नोट मेकिंग, और जो कि आपने बताया बहुत ज़रूरी होती है, और आपने बहुत कम बनाए थे, बट आई थिंक इट बिकम्स ईजियर फॉर पीपल जब उन्हें रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने के लिए नोट मेकिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो आपने इंग्लिश को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, बट आई एम श्योर प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए प्रिपरेशन काफ़ी डिफरेंट होती होगी। तो आपने जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया एंड मेंस के लिए किया, तो उसमें डिफरेंस क्या था, और आपने क्या क्या ऐड किया आपके हिसाब से? मैम, प्रीलिम्स और मेंस में इंग्लिश में मतलब बहुत डिफरेंस आ जाता है, कि मेंस की इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट होती है। वो मतलब एकदम हम
काफ़ी हाई लेवल आती है वो, मतलब SBI PO में तो और बहुत हाई लेवल आती है। तो हम मतलब इंग्लिश में उतनी स्कोरिंग हो नहीं पाती, पर हम ये देख लें बस कि कौन से सब्जेक्ट में हम मतलब कौन से टॉपिक में स्कोर कर सकते हैं। लाइक RC है ना, अगर हम RC में प्री मेंस मतलब ये है कि प्री में थोड़ा इजी RC आएगा, मेंस में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो हम RC की प्रैक्टिस मतलब उस हिसाब से करें कि हम मेंस लेवल की ही कर रहे हैं शुरू से, तो प्री वाला तो हमारा कवर हो ही जाएगा। उसके अलावा प्री मतलब मेंस में कॉलम मैचिंग भी आती है, तो कॉलम मैचिंग में भी ऐसा है कि मतलब वो डायरेक्टली हम मीनिंग से नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली भी वो मिस्टेक हो जाती है। हमें तो लग रहा है कि ये मिल रहा है मतलब दोनों, बट ग्रामेटिकली वो सही नहीं है, सही तो नहीं। वहाँ पे हम एरर कर देते हैं। पैरा जंबल्स में भी मेंस में मैम बहुत डिफिकल्ट आता है, कई बार हम मतलब स्किप कर दें, अगर हमसे नहीं हो रहा ना तो ज़बरदस्ती वो 5 नंबर नेगेटिव लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो और प्री में तो मैम इंग्लिश अगर हम अच्छे से पढ़े ना ग्रामेटिकली, तो प्री में इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग है, मतलब हम ईजिली 30 में से 25 मार्क्स मतलब कर सकते हैं स्कोर, 25 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। मैंने तो मतलब किए हैं 28 29 भी स्कोर किए हैं, तो आउट ऑफ 30। तो मतलब कर सकते हैं हम। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेंस में ज़रूर होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, जिनके लिए इंग्लिश मतलब वीक सब्जेक्ट है ना, तो वो थोड़ा मतलब उतना कर लें बस कि हमारा मतलब हो जाए, मतलब इंग्लिश कवर, सेक्शनल वगैरह तो ना रखें, क्लियर हो जाए, और बाकी RC और पैराजंबल पे फोकस करें। और वोकैबुलरी तो प्री मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है, बट ये कि मेंस में थोड़ी बहुत डिफिकल्ट वोकैब आ जाती है, तो हम मतलब जो हमने नोटबुक बनाई है वोकैब की, तो हम मतलब उसमें लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ये प्री इंपॉर्टेंट वोकैब्स और मेंस इंपॉर्टेंट वोकैब्स, तो या फिर उनको हाईलाइट इस टाइप से करें। बस इंग्लिश में हम मतलब मेंस के लिए शुरुआत से ही हम प्रैक्टिस करें, जब से मतलब इंग्लिश को अगर हम टारगेट करना चाहते हैं ना, मेंस में हम मार्क्स केवल 2 ही सब्जेक्ट से स्कोर कर सकते हैं, एक इंग्लिश और एक GK, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो इतना डिफिकल्ट आएगा कि वो किसी से नहीं बनने वाला। तो ये कि उससे तो उम्मीद हम छोड़ ही दो, मैथ्स रीजनिंग से हम मार्क्स स्कोर कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट आने लगा है। अब जो रिसेंट में ट्रेंड बना दिया है ये कि मैथ्स और रीजनिंग से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो बचे बस 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और आपका GK। फेवरेट सब्जेक्ट होते हुए आप ये कह रहे हैं कि वो हाँ, उम्मीद नहीं मत वो तो करिए। उम्मीद नहीं। अभी SBI PO के मेंस में मैम बस जस्ट हम ऐसे देख रहे हैं कि चल रहा है पेपर, स्किप 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 चल रहा है, मतलब मुझे लग रहा था मेरे से ही नहीं बन रहा, तो मैं अगल बगल देख रही हूँ कि सबके मतलब रेड रेड है, ये मेरे ही बस रेड रेड हो रहे हैं कि सबके रेड रेड है, तो देखा अच्छा सभी से नहीं बन रहा है, तो और बाहर नहीं, मतलब मैंने फिर भी मेंस में 14 मार्क्स का मतलब किया था मैथ्स, जो कि लोगों ने 0 अटेम्प्ट किए थे। मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत कम अटेम्प्ट हुआ है 14 मार्क्स का, मुझे लग रहा था कि यार लोगों ने तो, मैंने 14 का कर लिया है, तो लोगों ने तो 30 मार्क्स का कर लिया होगा आराम से। बाहर निकली तो लोग मतलब रो रहे हैं, बोल रहे हैं मैथ्स कैसा आया था, 0 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हमने तो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, और 3 नंबर का भी जो एक प्रोबेबिलिटी DI आई थी, जो सब कर आए थे 3 मार्क्स की, वो मैंने नहीं करी, पर मैं वो DI कर आई हूँ जो कोई नहीं कर आया। तो बाहर आके मैं ये देख रही हूँ कि मैंने कैसे कर ली। मैं मतलब देख रही हूँ यूट्यूब पे भी, मतलब उसका डिस्कशन चल रहा है कि पेपर जो आया था उसका, तो मैंने देखा सर भी बोल रहे हैं कि ये तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर आया होगा। मैं सोच रही हूँ मैं कर आई हूँ ये, मैंने कहा मैच कर लेती हूँ, ये सही भी है नहीं। फिर देखा आंसर सही थे, तो मैं मतलब इतना खुश थी SBI PO के मेन से। भली ओवरऑल मुझे इतनी खुशी नहीं थी, पर मैथ्स के लिए मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने 14 मार्क्स का मैथ्स अटेम्प्ट किया, जो कोई मतलब नहीं करके आया है, जो बाहर सुना तो कि बाहर किसी ने सुना भी, कि किसी ने नहीं, तो वो मेंस का मतलब हो जाता है कई बार कि कई बार हमसे बन गया। लास्ट टाइम मेरा IBPS PO का ओवरऑल क्लियर था, पर मैथ्स का सेक्शनल नहीं निकला था, तो मेरा IBPS PO का मेंस रुक गया था लास्ट ईयर। तो मेरे को मतलब पता चला है कि हम वही है कि किसी सब्जेक्ट से उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये हमारा स्कोरिंग है या ये, इसलिए इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर भी हम मेंस में उससे स्कोर कर सकते हैं। GK और इंग्लिश, GK भी ऐसा है कि वही 6 महीने का करंट अफेयर आएगा, हमको पता है कि उसी में से आना है, तो हम बस उसको इतनी बार पढ़ लो कि एकदम घोट लो बस, एकदम रट जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए सीधे हमें। मतलब SBI PO मेरा मैम इंग्लिश और मतलब इसके GK की वजह से और मैथ्स ज़रूर बन गया था, बाकी रीजनिंग बहुत मेरे से नहीं बनी थी, मतलब एक बस पजल किया होगा 3-4 नंबर का, बाकी मिसलेनियस किया था 8-10 नंबर का बस रीजनिंग किया होगा, बाकी तो डिस्क्रिप्टिव था। और इंग्लिश की थी मैं ज़रूर, मैंने अच्छे से 25 मार्क्स की कुछ इंग्लिश थी, और GK 30 मार्क्स का कुछ अटैम्प्ट किया था। 60 मार्क्स का आता, उसमें 30 मार्क्स का बन गया था, वो भी मुझे लगा था बहुत बन गया ये, इससे ज़्यादा तो हाँ मैं खुश थी, मतलब अच्छा हो गया था। तो हम बस मतलब इंग्लिश पे ध्यान दें कि इंग्लिश हमें खींचने हैं उससे मार्क्स कैसे भी करके, प्री मेंस दोनों में, ये हमें मतलब मार्क्स दिला सकती है, एग्जाम निकलवा सकती है। तो हम बस अपनी प्रिपरेशन इस टाइप से बनाएं, किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, किसी मतलब यूट्यूब टीचर की, या फिर कोई ऐसा सोर्स क्विज वगैरह लगा सकते हैं। हम प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी प्रैक्टिस, और एडिटोरियल और वोकैबुलरी मस्ट है ये इंग्लिश तो में। जैसे कि आपने बोला कि बहुत मुश्किल आने लगा है, लेकिन फिर भी लोग प्रिपेयर तो डेफिनेटली पूरी तरीके से करते हैं कि इसमें स्कोर करना है। तो आपने रीजनिंग के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, और पहले से आपकी प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस था?
मैम शुरुआत में जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं क्लास में गई थी, तो रीजनिंग में मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर मतलब पजल बना रहे थे ना, तो लग रहा था यार ये लेफ्ट राइट बैठे हैं, सर्कल में बिठाना है इनको, एक टेबल पे 10-12 लोग बैठे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो लग रहा था रीजनिंग ये क्या बना रहे हैं, क्या हो रहा है ये। मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सब ऊपर से जा रहा है, क्या रीजनिंग में क्या चल रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो। सर ने बोला कि थोड़ा पेशेंस रखो, सब समझ आने लगेगा धीरे धीरे। तो शुरुआत में जब हम रीजनिंग शुरू करते हैं, पजल्स बनाते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि ये क्या चल रहा है, पजल्स बना रहे हैं, ये इधर बैठ रहा है, कोई उधर बैठ रहा है, फ्लैट में बैठ रहे हैं। मतलब मेंस में तो ऐसे पजल्स हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और इतने लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पता भी नहीं है कौन कहाँ चढ़ रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, सब कुछ भी मतलब पजल आ जाता है, बस हमें सॉल्व करने को दिया जाता है कि ये बनाओ अब बैठ के बस। तो मतलब बस पजल्स रीजनिंग में मेन मतलब मेन है, बैंकिंग में तो पजल्स ही पजल्स। बाकी मिसलेनियस ज़रूर हम होता है कि हम सिलोगिज्म वगैरह होता है, ब्लड रिलेशन होता है, ये सब चीज़ें हम ये तो हो ही जाती है, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस से ये बन जाएंगी। सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा पजल पे, वो हम जितनी प्रैक्टिस करें उसकी उतनी कम है। दिन भर हमें जब भी टाइम मिले हम कोई पजल निकाल लें, पजल बना लिया, उसको मतलब देखा, अगर कोई पजल में हमें दिक्कत आ रही है, हो सकता है किसी को फ्लैट फ्लोर वाली पजल में दिक्कत आ रही है, किसी को लीनियर पजल में दिक्कत आ रही है, तो वो हम अपना अपना देखें और जो मतलब जिसमें दिक्कत आ रही है वो बनाएं। और मेंस की पजल शुरुआत से ही बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बाद में फिर एक मेंस की पजल में 1 घंटा लग जाता है कभी कभी। तो मतलब हम शुरुआत से ही मतलब उसको बनाने की प्रैक्टिस करें कि हमें इतना टाइम ना लगे। और मेंस में हम देखें कोई पजल अगर बहुत बड़ी है, नहीं बनने जैसी लग रही, तो उसको स्किप मारो सीधे, मतलब उसमें फंसना नहीं है। बहुत टाइमिंग की लिमिट बहुत रहती है, अगर हम एक भी चीज़ में फंस गए ना, पूरा पेपर मतलब चला जाता है। जिसमें फंस रहे हो वो आखिरी हमेशा तक स्किप कर देना चाहिए। जिसमें भी हमने लगा कि ये मतलब दिख रहा है नहीं, कभी बनाया नहीं है, दिख रहा है कि फंस सकते हैं, तो पहले उसको स्किप कर दो, भले ही बाद में टाइम बच रहा है या फिर कुछ करने के लिए नहीं है तो उसमें हाथ लगा सकते हैं। बाकी ये कि पहले जो हमें जिसमें हमें अच्छे हैं कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखा तो पहले वो बना लिया मेंस में, तो या फिर कोई सिलोगिज्म का रिवर्स सिलोगिज्म वगैरह देखा वो बना लिया। बाकी अगर बड़ी पजल सी कोई दिख रही है उसमें पहले नहीं बनाए उसको, क्योंकि पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये खुद, और मेरा पेपर बिगड़ा है इस वजह से। इसलिए मैंने इस बार यही स्ट्रेटेजी फॉलो की कि जो भी नहीं बनता हुआ दिख रहा है सीधे उसको स्किप मारो एंड मतलब टर्न टू नेक्स्ट वन। तो अब हम आएंगे क्वांट के लिए, जो कि अगेन हमारा सवाल ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स से कैसे अलग थी और क्या एडिशनल चीज़ें आपने करी, उसके अलावा कितना मुश्किल होता जाता है विद प्रिपेयरिंग। आपने मॉक टेस्ट भी बहुत बताया, बहुत ज़रूरी था, जो कि आपने पूरा दिए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, पर इसके लिए आपने क्या अलग प्रिपरेशन करी और आपके कैसा स्कोर रहा था? हाँ, जैसे कि मैम मेरा क्वांट मतलब फेयर था शुरू से ही, तो मतलब Exactly. हाँ प्रीलिम्स में तो फिर भी मैम इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो हम बना लेते हैं प्रैक्टिस करते करते, प्रीलिम्स का होने लगता है। पर मेंस की क्वांट मतलब बहुत डरावनी होती है मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि ये बस देखते ही रहो, उनकी शक्ल बैठ के ये क्वेश्चन है, इसकी शक्ल देख लिया हमने, चलो आगे वाला क्वेश्चन। तो बस हम मतलब मेरी गलती रही कि मैंने मतलब शुरू में मेंस की मैथ्स पे मतलब अच्छी नहीं लगती थी ना, तो बनाने पे फोकस नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं लगता, तो बनती ही नहीं थी। तो बस ये मेरे से मतलब सीखें कि शुरुआत से ही हम क्वांट पे फोकस करें, मेंस के क्वांट पे। प्रीलिम्स तो फिर हो जाएगा, मतलब हमने मेंस का क्वांट अगर कर लिया, अरिथमेटिक के हाई लेवल वाले क्वेश्चन लगा लिए टाइम एंड वर्क के, तो बेसिक सा क्वेश्चन तो हमसे वैसे भी बन जाएगा। और बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें। अगर हमें लग रहा है कोई टॉपिक से बस एक आध क्वेश्चन आता है, तो उस पर ज़्यादा उलझने की मतलब हम स्किप भी मार देंगे उस टॉपिक को तो भी ठीक है। लाइक अगर हमने देखा मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है, उसका बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है और किसी से रिलेट भी नहीं कर रहा, अगर तो मतलब हम उसे लीव कर सकते हैं कि अगर उसमें बहुत टाइम जा रहा है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब हम वो पता चली जाते हैं कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ये टाइम एंड वर्क वगैरह हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन क्वेश्चंस मतलब इन टॉपिक्स पे हम फोकस करें शुरुआत से ही, तो प्री मेंस दोनों में हेल्प होगी। क्योंकि मेंस में मैम डीआई भी आता है, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आने लगे हैं अब, तो वही कोई टाइम एंड वर्क वाला आ रहा है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाला डीआई आ रहा है, तो मतलब अरिथमेटिक वाले सेक्शंस पे इन पे फोकस करें। और स्पीड मैथ्स तो हम मतलब वो तो डेली करना ही है कि कैलकुलेशंस जो हमें फास्ट करने की कोशिश करनी है, तो वो हमें सब में ही हेल्प करेगी। मन में ही हमें स्क्वायर रूट लर्न कर लेने हैं, टेबल्स पूरी लर्न कर लेनी है, एटलीस्ट 20 तक तो कर ही लेनी है, स्क्वायर रूट्स कर लेने हैं, क्यूब रूट्स कर लेने हैं। और जितनी ज़्यादा हम मतलब कभी भी बैठे हैं फ्री टाइम में, हम मन से ही क्वेश्चन बनाएं, मन से ही सॉल्व करें। हम मन में सोच रहे हैं कि 26x26 सॉल्व भी कर रहे हैं, साथ में पेन से नहीं मन में ही सोच के सॉल्व करें। खुद ने इमीडिएटली खुद ने कोई क्वेश्चन सोच लिया कि 35x36 करना है, मन में ही फिर उसे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें एग्जाम में भी हेल्प करेगा। हमने सीधे सामने देखा कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए सामने हमें दिख गया ये आंसर है, सीधे लगाया और आगे बढ़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उसमें हम मतलब सिलेक्टेड रूट्स आते हैं कुछ, तो हम इसके रूट्स याद कर लें कि इसके ये रूट्स होते हैं, तो हमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले ऐसे हम करो फिर रूट्स निकालो, ये वो याद कर लें हम कुछ चीज़ें, तो हमें हेल्प ईजी होगा मतलब जल्दी करने में, कि प्री में स्पीड चाहिए होती है और मेंस में मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। तो हम स्टार्टिंग से अपने आप को मतलब इतना प्रिपेयर कर लें कि दिक्कत ना आए। अब आएंगे जनरल अवेयरनेस पे, जिसके लिए आपने जैसे कि बताया कि बहुत ज़रूरी है 6 महीने शुरुआत कर दें
और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने दी है कि पहले एक हफ्ता प्रिपेयर करें, उसके बाद उसे रिवाइज करें, देन अगले महीने रिवाइज करें। बट आई एम श्योर इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होगा जिसके लिए आपने प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है इस पार्ट में। तो ये जानना चाहूँगी आपकी प्रिपरेशन कैसे अलग थी? मैम जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब शुरुआत में वो बोरिंग ही लगता है, ऐसा लगता है कि जीके तो क्यों है, इसमें जीके हटा ही देते। तो वो हमें अपना इंटरेस्ट उसमें बनाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बिठाल के खुद को जीके में बनाना पड़ेगा। और शुरुआत से जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स का जीके को भी लेके चलें, ऐसे नहीं कि अब मेंस के टाइम पे देखेंगे तो मेंस का पार्ट है, वो पार्ट आपकी मतलब एग्ज़ाम का पार्ट है, तो उसको आपको शुरुआत से ही ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे हम बाद के लिए उसको नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत में हम जैसे अगर एग्ज़ाम है अगस्त में तो हम मतलब 6 महीने पहले से स्टार्ट कर दें डेली लेक्चर देखना। डेली सुबह उठे हम एक रेगुलर बना लें अपना कि सुबह उठ के जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह अगर कोई करता है साथ में हम बना लें कि हम चाय पीने की किसी की आदत है तो लेक्चर चला लिया, सुबह हमें ये लेक्चर देखना है, भले ही कोई थोड़ा फॉरवर्ड करके देख रहा है या फिर कुछ भी है, पर वो डेली 1 घंटे का डेली लेक्चर देखना है करंट अफेयर का। तो वो एग्जाम के साथ साथ हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता चलता है। हम वरना इतना अनअवेयर होते हैं कि हमें इंस्टाग्राम के अलावा कुछ पता ही नहीं होता तो इसलिए हम रोज़ सुबह एक लेक्चर देखें करंट अफेयर का, उसके साथ हम फिर एक पीडीएफ सोर्स भी फॉलो करें साथ में। लेक्चर तो देख ही लिया, शाम में फिर कोई एक पीडीएफ है, उससे डेली पीडीएफ में आता है डेली का करंट अफेयर, वो कोई भी हो सकती है, वो अपनी अपनी आपकी चॉइस है। वो आप लेक्चर भी कोई सा भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी जिसका आपको समझ आ रहा है। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं इनका पढ़ना है, आप खुद देखो कि आपको उनको समझ आ रहा है या नहीं, उनकी बातें आपके दिमाग में घुस रही है या नहीं। वरना किसी होता है सर, मतलब मुझे ऐसा है कि बहुत अच्छे भी कोई टीचर होंगे, अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ आ रहा, अगर मतलब उनके व्यूज़ भले कम भी हैं, कोई नहीं पढ़ रहा उनसे, अगर मुझे समझ आ रहा है तो आ रहा है उनसे समझ, मतलब क्योंकि करंट अफेयर में ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई अलग से बना देगा, जो करंट अफेयर है वो है। तो हम बस ये देखें हमें किसकी बातें समझ आ रही है, किसके दिमाग में घुस रही है हमें बातें। तो वो करंट अफेयर और एक तो लेक्चर और एक पीडीएफ सोर्स हम डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करें शुरुआत से। फिर उसके बाद डेली हमने पढ़ लिया, एक हफ्ता खत्म, फिर हम वीकली पीडीएफ रिवाइज करें। वीकली करने से होगा पूरे हफ्ते का पूरा कवर हो गया, हमें दिमाग में सेट हो गया कि ये हफ्ता हमारा कंप्लीट। चारों हफ्ते हुए फिर हम एक मंथली पीडीएफ आती है कंपाइल्ड पीडीएफ, उसको हम पढ़ लें, गो थ्रू कर लें। हमें टाइम भी नहीं लगेगा, हम डेली पढ़ेंगे ना तो टाइम भी नहीं लगेगा। अगर हम मंथली एक साथ लेके बैठते हैं, कई बार डेली पढ़ नहीं रहे और सीधे सोचते हैं कि मंथली पढ़ेंगे, फिर वो मंथली हो नहीं पाती, इतनी सारी पीडीएफ दिखती, लगता है ये पीडीएफ कौन पढ़ेगा, वो खत्म रहने होती है। फिर लास्ट में बस एक वो कंपाइल्ड वीडियो वगैरह देख ली और बच्चे सीधे एग्जाम देने चल जाते हैं। फिर बोलते हैं पेपर में कुछ आया है नहीं, करंट अफेयर में कुछ आया है नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं, खुद की गलती नहीं देखते मैम बच्चे, वही है कि दूसरों पे दोष डालने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से हमने प्रिपरेशन इस टाइप से करी नहीं कि ये क्वेश्चन हमें मिले। मैंने मैम शुरू से करंट अफेयर को मतलब इंटरेस्ट बनाया, उसमें था मेरा खुद का भी नहीं, करंट अफेयर में बोरिंग तो लगता ही था, बट बनाया कि करंट अफेयर, फिर पढ़ते पढ़ते अपने आप ऑटोमेटिकली इतना इंटरेस्ट आ गया कि अब भी मैं, मेरा कोई एग्जाम नहीं है तब भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ रही हूँ मैं, कि मैं ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ गया कि अब जानने का मन करता है कि क्या चल रहा है, क्या इंटरनेशनली क्या चल रहा है, नेशनल में क्या चल रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली फिर इंटरेस्ट आने लगेगा। हम 1 महीने भी अगर ये फॉलो कर लिया ना, हम ऑटोमेटिकली हमें करंट अफेयर काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। सब बच्चों की प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर में क्या करें, करंट अफेयर में क्या करें। करंट अफेयर में कुछ करना ही नहीं है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा उसमें, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, सबसे अच्छा लगने लगेगा एट लास्ट जाके करंट अफेयर। मतलब मेंस के टाइम पे करंट अफेयर पढ़ने का मन करता है, फिर लगता है कि करंट अफेयर बस पढ़ लो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो अपन ने पहले ही प्रिपेयर कर लिए होते हैं, तो लास्ट टाइम पे करंट अफेयर का रिविजन सबसे ज़्यादा काम आता है, तो वो बस फॉलो करें। ये थी हमारी एग्ज़ाम लिखने की तैयारी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, जो कि आखिरी स्टेज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बारीकियत देखी जाती है। सबसे पहले तो हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, आपका इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था, आपने प्रिपेयर कैसे किया उसके लिए, और आपके हिसाब से व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये तो पक्का याद रखना। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मैम। पहला इंटरव्यू लाइफ में, वो भी सीधा SBI PO, मतलब RRB PO का था नहीं, और IBPS PO का लेट हुआ, तो पहला ही इंटरव्यू था सीधा SBI PO का। और उसमें मतलब बहुत प्रोसेस होती है उनकी, मतलब वो काफ़ी सारा उनका वास्ट प्रोसेस है। पहले वो साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, उसमें मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आधे 1 घंटे के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपसे आपके माइंड चेक करते हैं वो, मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देंगे देखने के लिए कि आप मतलब ध्यान है या नहीं कि ये क्वेश्चन का आप आंसर कर चुके हो। मतलब लाइक उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको बीच पसंद है या वुडन फॉरेस्ट में जाना पसंद है, तो अगर आपने किसी क्वेश्चन में तो टिक कर दिया बीच, फिर उन्होंने अगले क्वेश्चन में ये डाल दिया कि आपको लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद है या अकेले वाली जगह कोई पसंद है, फिर आपने वहाँ कर दिया फॉरेस्ट वगैरह कुछ। तो आपको मतलब ध्यान रखना है, कनेक्ट करना है चीज़ों को कि मैंने यहाँ पे अच्छा बीच टिक किया था एंड मतलब यहाँ पे ये। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट इज जस्ट उसकी कोई मार्किंग नहीं होती, वो बस आपका माइंड का टेस्ट है, वो इंटरव्यूअर के पास शायद होता है, तो वो देखते हैं आपको, जज करते हैं। उसके बाद मैम इंटरव्यू में भी 3 प्रोसेस होती हैं SBI PO में, मतलब पहले GD राउंड होता है, फिर GE, फिर पर्सनल इंटरव्यू।
तो शुरुआत में मेरा था मतलब 8 बजे, 7:30 8 बजे की मेरी टाइमिंग थी मॉर्निंग में। पहले मैं गई, फिर डीवी हुआ पहले, फिर डीवी कंप्लीट होने के बाद हम लोग बैठे रहे और जीडी का टाइम आया। जीडी में बहुत पैनिक, कभी जीडी किया नहीं, कैसे डिबेट, कैसे लोग बैठेंगे, क्या टॉपिक दिया जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमारा मतलब एंट्री हुई जीडी में एंड सब लोग बैठे आमने सामने, 5-5 लोग बैठे। फिर 2 जनरल मैनेजर और वो बैठे हुए थे कोई मतलब उनकी तरफ से। फिर वो उन्होंने पहले इंट्रो वगैरह लिया सबका, पहले सबको नॉर्मल करने की उन्होंने कोशिश करी, काफ़ी कंफर्टेबल, सब बहुत पैनिक हो रहे थे क्योंकि, और हम लोगों ने मतलब आपस में पहले ही बाहर डिस्कस कर लिया था कि सब एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, सब एक दूसरे का साथ देंगे। फिर उन्होंने मतलब वहाँ पे टॉपिक दिया कि वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं, लाइक गवर्नमेंट इतनी वेलफेयर स्कीम्स चला रही हैं, लोगों के लिए डायरेक्ट पैसे भी दे रही हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग मतलब ठीक है या नहीं, ऐसा उन्होंने टॉपिक दिया। एंड वो हमारा मतलब अच्छा डिस्कशन चला, उस पर एक गुड कन्वर्सेशन हमने हुआ 15-20 मिनट का। एंड फिर वी वर डन एंड हो गया। फिर जीडी तो मतलब ख़त्म हो गया एंड मैंने मतलब अच्छा उस पर बोल लिया, मतलब ऑटोमेटिकली आप दूसरों को, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो आप पहले दूसरों को सुन लो थोड़ा बहुत, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में थॉट्स आने लगेंगे। फिर हम थोड़ा बहुत बोलें और एकदम कामली बोलें, हमें मतलब एग्रेसिव नहीं होना है कि चढ़े हम सामने वाले के ऊपर, ऐसे नहीं, नॉर्मली बोलना है और मतलब एक पोलाइटली हमें अपनी बात को रखना है। वो जीडी का मतलब है कि आप कितना पोलाइट हो, आप चीज़ों को, इतने सारे लोगों में आप अपने आप को कैसे पोलाइट रख सकते हो, कितना आप काम हो, ये सब उसका मतलब है। तो जीडी हुआ मैम डन, उसके बाद वहीं पर फिर जीई हुआ सेम हॉल में। जीई में होता है मैम, एक सिचुएशन आपको दे दी जाती है, एक पेपर दे दिया उन्होंने, उसमें था क्वेश्चन कि आप एक ब्रांच मैनेजर हैं, आपको अपनी मतलब ब्रांच में लोगों को अट्रैक्ट करना है आपकी ब्रांच के लिए, तो आप मतलब क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, पहले आप क्या करोगे, सेकंड पे आप क्या करोगे, तो सब अपना अपना सेट करते हैं प्रायोरिटी, और फिर हमें अपनी प्रायोरिटीज़ दूसरों पे मतलब एग्री करवाना है कि मैं जो बोल रही हूँ मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सही है। फिर मतलब सबके अपनी अपनी थी, कोई का था कि पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस सेमिनार करवाना चाहिए, कोई का था लोकल बिजनेस को अट्रैक्ट करना चाहिए, सब अपना अपना था। तो फिर हम मतलब बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ, सब ने अपनी अपनी मान ही नहीं रहे थे लोग, मतलब अपनी अपनी करने लगे। फिर उसके बाद सर ने बोला कि अब टाइम अप होने वाला है, तो आप एक मतलब वो निकाल के दो कंक्लूजन कि क्या है आपकी प्रायोरिटीज़। फिर हम लोगों ने फिर ओके कर दिया एंड हमें लगा था कि मतलब वो उसके बाद हमें मतलब लगेगा अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से नंबर मिलेंगे, बट सर बस ये चेक कर रहे थे कि हम लोग आपस में एक दूसरे को मतलब कितना वो करवा पाते हैं, कन्विंस करवा पाते हैं, यानी उसका को बस इतना सा मतलब था। सर ने वहीं वो फेंकवा दिया, फेंक दिया। उसके बाद हो गया, फिर जीई ख़त्म हुआ। फिर मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बहुत मैंने वेट किया, मेरा नंबर बहुत बाद में था, तो मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस सब आए जा रहे हैं, अपना अपना बताए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस पूछे मेरे से, ये पूछा मेरे से, ये सब बता रहे, तो मेरे और पैनिक होते जा रही थी। मैं पढ़ रही थी वहाँ भी कि मतलब कोई बता रहा कि एसबीआई का पूछ रहे हैं, तो फिर मैंने मतलब एसबीआई के बारे में वहीं पढ़ना स्टार्ट किया। तो मतलब बहुत पैनिक थी मैं। फिर लंच हो गया, मेरे लंच के जस्ट बाद हुआ फिर एंड मतलब लंच के जस्ट बाद तो फिर मेरा इंटरव्यू था, मैं बाहर बैठा देते हैं मतलब हॉल के बाहर। फिर बेल बजी एंड मतलब मैं एंटर, फिर एंटर होने के बाद मैम बोलती है आओ आओ चेल्सी आओ। फिर मैं मतलब पहले खड़ी रही, फिर मैम ने बोला बैठने के लिए, तो फिर मैम बोलती है कि मतलब हमने आपका नाम प्रोनाउंस ठीक किया कि नहीं, क्योंकि मेरा नेम ऐसा है कि मैम ने पूछा कि सही तो बोला, मैंने कहा हाँ हाँ मैम। फिर उसके बाद मतलब 4-5 लोग थे, उन्होंने अपने अपने क्वेश्चंस रखे। मैम ने मेरे को मतलब बैकग्राउंड पूछा पूरा, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से थी तो उनके पास बहुत कंटेंट था पूछने के लिए, वो पूरा मैम ने तो उसी में चली गई, वो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी इसी में पूरा गई। और मतलब थोड़ा बहुत मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड उन्होंने पूछा। तो सर ने बोला कि आप मतलब आप सबसे छोटी हो यहाँ पे, 21 ईयर्स, सबसे कम एज। सर बोलते हैं हमारे पास हैं 28-30 तक के बच्चे, तो हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, मतलब वो तो हम ज़्यादा मतलब हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को, एक्सपीरियंस्ड हैं ये वो। मैंने कहा सर आप लोगों ने ही क्राइटेरिया सेट करा है, 21 का प्री मेंस मैंने क्लियर कर ही लिया है, इंटरव्यू मेरा हो ही रहा है, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। मतलब कि प्रॉब्लम क्या है, फिर सब तो मैंने कर लिया एंड मैं ज़्यादा सर्विस दे सकती हूँ जितना ये दे सकते हैं 10 ईयर्स। अगर कोई 30 का है तो मैं 21 से मतलब वो 9 साल तो और सर्विस दे सकती हूँ इस डिपार्टमेंट को। तो सर बहुत इम्प्रेस हुए, सर ने मतलब बोला ये वेरी गुड। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा हॉबी पे पूछा कि हॉबी आपकी क्या है, मैंने बोला स्केचिंग मेरी हॉबी है। उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने स्केचिंग को इतना डिस्क्राइब करने को बोला, स्केचिंग बताओ स्केचिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, आप कौन सी वाली करते हो। एंड फिर मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि आप मैम का स्केच बनाओ, मैम बैठी हैं उनका स्केच बनाओ लाइव। मैंने 2 मिनट तक मैंने रुका, मैंने बोला लाइव स्केच। फिर मैंने बोला सर लाइव स्केच तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं फ़ोटो देख के बनाती हूँ, तो वो मैं बना सकती हूँ। सर ने बोला कि ठीक है बैठ जाओ टेबल पे जाके, हम 5 के स्केच बनाओ, फ़ोटो दे रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है सर आप दे दीजिए फ़ोटो, मैं बना देती हूँ।
फिर सर थोड़ा रुके सब लोग, फिर सर हंसने लगे, बोल रहे कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे। मैंने बोला ठीक है सर, बस मतलब वो बस वहाँ पे आपको जज करने बैठे हैं कि आपका कैसा ऑरा है, क्या आप बोलते हैं, कितना आपको कॉन्फिडेंस है चीज़ों को लेके, या फिर बस आपने यूं ही कोई हॉबी बना दी है क्या, कि वो सच में आपकी हॉबी है या नहीं। मतलब लोग कुछ भी बना देते हैं तो वो एक बार में पकड़ लेते हैं चीज़ों को, वो वहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठे, इतने एक्सपीरियंसड होता है कि आपकी शक्ल देख के समझ जाएंगे कि आपकी वो है या नहीं। तो उन्होंने जस्ट इसलिए मुझसे पूछा, मैंने हाँ करा, उन्होंने बोला कि ठीक है डन हो गया इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब मम्मी से पूछा कि मम्मी टीचर है, आप क्यों नहीं टीचर बनना चाहती, ये सब क्वेश्चंस उन्होंने मतलब पर्सनल क्वेश्चंस काफ़ी किए मुझसे। और मेरा इंटरव्यू एसबीआई का बहुत लंबा चला, जितना लोगों का 5-10 मिनट ही चला था, मेरा कम से कम हाफ एन आवर इंटरव्यू चला। और मतलब बाहर आके सब बोल रहे थे कि इतना कितना पूछा है तुझसे। मैंने मतलब पता नहीं, वहाँ आके फील नहीं होता अंदर कि इतना लंबा इंटरव्यू चला है अंदर। बाहर आके सब लोग बोल रहे कितना लंबा तेरा इंटरव्यू चला, क्या हो गया था। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया था, सब बस बातें किए जा रहे थे। एंड पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे बहुत सारे हुए, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट को लेके बहुत क्वेश्चंस हुए पर्सनली। मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, तो वो उस टाइम पे नीतीश कुमार वाला टॉपिक चल रहा था, उन्होंने पार्टी वगैरह चेंज करी, तो उसके ऊपर सर मतलब पॉलिटी में एंटर हो गए। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हुए, हिस्ट्री के ऊपर हुए, फैमिली बैकग्राउंड, सिचुएशनल बेस्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद मतलब फिर उन्होंने बोला कि आपका मतलब हो गया है। कूनो मतलब हमारे यहाँ पे कूनो प्रोजेक्ट है, कूनो सेंचुरी, जहाँ पे चीते लाए गए थे। तो कूनो सेंचुरी मतलब उन्होंने पूछा कूनो नेशनल पार्क के बारे में, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा था। मैं तो मतलब वेट कर रही थी कि कूनो का पूछ लो यार। फिर उन्होंने जैसे ही कूनो एंड क्वेश्चन किया, कूनो मैंने बढ़िया से 5-10 मिनट तक कम से कम बोला उसके ऊपर। एंड वो काफ़ी इंप्रेस हो गए थे, मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल से बताया। उसके बाद उन्होंने ख़त्म करा, उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। आई वाज लाइक थैंक गॉड, हुआ ख़त्म। बाहर जाने को मिला। चलो फिर बाहर आके सब यही बोल रहे थे कि हमारा तो बस 5 मिनट चला, 10 मिनट चला। मैंने कहा पता नहीं अब जितना चला। उसके बाद मैं मतलब लग तो रहा था बहुत लंबा चला है, पता नहीं क्या जज किया। वो वैसे भी न्यूट्रल फेस बना के बैठे हुए होते हैं। आप एसबीआई में तो मतलब ऐसा यूपीएससी वाले इंटरव्यू जैसा फील देते हैं, वो नहीं जज कर सकते अपना कि अच्छा गया है या नहीं। कोई स्माइल नहीं, कोई वैसा फेस नहीं, एकदम न्यूट्रल फेस। तो पता ही नहीं चलता कि अच्छा लगा है इनको, कैसा लगा है, कितने मार्क्स देंगे। पता अभी भी स्कोर कार्ड नहीं आया, तो पता नहीं है कितने मार्क्स दिए। तो अभी आईबीपीएस पीओ में ज़रूर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही ईजी सा था। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और बहुत शॉर्ट चला, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस थे। एंड मतलब वो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, ये सब तरह के कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने मुझे दिए कि आप काफ़ी फिट हैं, काफ़ी सही हैं। तो मतलब बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि आप बाहर जाके अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलना सर ने बोला है आप बहुत अच्छी लड़की है। मैंने बोला ठीक है। फिर सर पूछते हैं कि आप खुश हो कि नहीं, मैंने कहा खुश हूँ सर। सर ने बोला बहुत खुश रहो बेटा। मैंने कहा अरे। फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ का एक्सपीरियंस तो मेरा समय बाहर निकल के मतलब बहुत खुश थी, लग ही नहीं रहा था मेरा इंटरव्यू देकर आई हूँ मैं। सब लोग मेरी खुशी देख के लग रहा था कि क्या चॉकलेट वगैरह भी दी उन्होंने मुझे, काफ़ी अच्छा था। मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। तो मुझे लगता है आईबीपीएस पीओ तो मतलब हो जाना है। मेंस में मेरा बहुत अच्छा गया था। एसबीआई पीओ का तो मेंस भी अनप्रेडिक्टेबल है कि वो इतना डिफिकल्ट था कि पता नहीं उसका कट ऑफ कितना जाना है, क्या होना है। और पहली बार एसबीआई पीओ जैसा एग्जाम मतलब बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि वो मैं क्लियर कर सकती हूँ। पहला ही अटेम्प्ट था, तो कभी ऐसा मतलब लगा भी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। बस दिया और मतलब हो गया। पता नहीं कैसे बस हो गया। काफ़ी मेहनत। बस हाँ वही मैम कि एसबीआई पीओ मुझे मतलब नहीं सोचा था मैंने। रिजल्ट भी आया तो मुझे नहीं था उसकी उम्मीद कि मेरा होगा। मैंने रिजल्ट भी पहले तो एक फेक लिंक आ गई थी एसबीआई पीओ के रिजल्ट की। फेक लिंक आई, देखा उसमें लिखा आ गया सीधे सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। मैंने तो सोच लिया मतलब ठीक है नहीं हुआ। फिर एक दो दिन पहले फेक लिंक आई, फिर उसके बाद पीडीएफ में रिजल्ट आया। तो मैं अकेली थी, कोई नहीं था साथ में। मैंने बस मंदिर में अपना रिजल्ट खोला और देखा, मतलब भगवान जी के साक्षी उनको मान के देखा रिजल्ट, और पीडीएफ में मेरा रोल नंबर। मैंने इतनी बार चेक किया मेरा रोल नंबर मेरा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मतलब इतनी बार देखने के बाद मैंने इतनी बार चेक किया, एंड मतलब मेरा ही था वो। मैंने मतलब आई वॉज जस्ट डांसिंग क्राइंग वॉट एवर, मतलब कितना समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने मतलब पहले कॉल किया, मतलब पापा को फर्स्ट कॉल किया, उसके बाद उनको बताया। तो बताने में समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। फिर उनको बताया एंड वो इतना खुश, मतलब वो और हम मतलब बहुत, वो इतना अच्छा मोमेंट था। मैं मम्मी को बताया, मतलब रोने लगी मम्मी को बताते बताते तो मैं, क्योंकि वो एक मेहनत होती है, एक फेज़ होता है जो अब एंड है उस फेज़ का, मतलब एक एंड हो चुका है, सारी मेहनत सब वर्थ रही। मतलब इतना अच्छा लगता है कि अब पेरेंट्स के लिए उन्होंने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट मैंने उनको दिया। तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मतलब पेरेंट्स को प्राउड करवाने वाला मोमेंट बहुत अलग होता है। जब वो हमसे खुश होते हैं ना, तो वो बेस्ट खुशी होती है। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री टू दैट। यही तो थी आपकी जर्नी टिल द एग्जाम एंड इंटरव्यू, और आपने कैसे प्रिपेयर किया। पर आप क्या एक ओवरऑल जजमेंट बता सकते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दैट यू हैव फेस्ड, जो आपने फेस करी है अपनी इस पूरे साल की जर्नी में?
मतलब जो सबसे मुश्किल रहा है वो था मैम सबसे मेरा फेलियर, जो मैंने पहले एग्ज़ाम में ही फेस कर लिया था, तो मुझे मतलब उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी मैम, लग रहा था नहीं होगा। बट मैंने देखा है कि फेलियर मतलब बहुत ज़रूरी है, तब तक आपको समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है जो हम गलत तरीके से फॉलो कर रहे थे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है उसमें हमें कभी नहीं आना, वो हमें हमेशा ठोकर दिलवाएगा ही। जब भी हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना तो किस्मत हमें वो पलटी देगी ही। तो फिर इसलिए हमें अपने आप को हमेशा काम रखना है, कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना कि हमें मतलब इसका हो रहा है हमारा क्यों नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें मैम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, फिर हमारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, हम अपने आप को बहुत कम समझने लगते हैं दूसरों से। फिर हमारी पढ़ाई भी एक अलग ही, मन भी नहीं करता पढ़ने का कि मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, हो ही नहीं रहा तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो इसलिए फेलियर्स से कोई घबराने की हमें ज़रूरत नहीं, फेलियर्स होते ही सक्सेस के लिए। तो वो बस चीज़ें हैं जो मतलब मुझे डिफ़िकल्ट लगी। मेंस भी शुरुआत में डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट पढ़ते-पढ़ते चीज़ें सब सॉर्ट आउट होने लगेंगी। जीके वाला पोर्शन लगेगा डिफ़िकल्ट है, क्वांट भी लगेगा डिफ़िकल्ट, बट हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस ये लाइन एकदम परफेक्ट है कि वो प्रैक्टिस जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं है। हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। मतलब हम पढ़ने की कोशिश करते रहें बस, तो बैंकिंग आराम से आपका क्लियर हो सकता है। बस मेहनत पूरी रहनी चाहिए। मेरा हो गया मतलब हो ही सकता है फिर। थैंक यू सो मच। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने रैपिड फायर के साथ। आई एम श्योर आप बहुत रैपिड होंगे, जैसे कि आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। सो आई एम श्योर द रैपिड फायर इज गोना बी एज रैपिड एज योर होल इंटरव्यू वाज। आर यू रेडी? या मैम। परफेक्ट। अगर आपके पास एक चॉइस होती है अपना नाम बदलने की, तो आप अपना क्या नाम रखते हो और क्यों? मैम क्यों चेंज करना है नेम? ये नेम मतलब मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प हुई है इससे। फर्स्ट क्वेश्चन ही मुझे पता होता था कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो मैं नहीं चाहूँगी इस नेम को चेंज करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है, हर किसी को जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि आपका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे बोलते हैं, तो मुझे बड़ा पसंद है ये नाम। इस साल आपने मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पढ़ी है या देखी है? क्या पढ़ी है? मैंने इस साल काफ़ी करंट अफेयर पढ़ा है, वही सबसे इंटरेस्टिंग था इस साल। जिसमें बहुत सारी डेवलप हुआ। इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत सारी न्यूज़ जानने को मिली है, क्या चल रहा है अभी। आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है जो आपके पास अपना है, जो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़? मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैम। लवली। ऐसी कोई मूवी जो आपने नहीं देखी बाकी सब लोगों ने देखी है? ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, बट मतलब अभी जो ध्यान आ रही है वो बागबान मैंने नहीं देखी, जो सबने देखी है शायद, वो मैंने देखी नहीं अभी तक। एक ऐसा काम जिसमें आप बहुत बुरा परफॉर्म करेंगे, यू विल बी हॉरिबल एट दैट। आई थिंक कुकिंग। कुकिंग। वैसे लड़कियों को इंटरेस्ट होता है, बट मुझे नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक्चुअली कुकिंग में मुझे। वो ऐसी एक क्या चीज़ है जो बाकी सब लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं पर आपको बहुत मुश्किल होती है? सुबह जल्दी उठना। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मतलब रात में कितना भी उठा लो पर सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। तो आप प्रिपरेशन भी मोस्टली रात को करते हैं? रात में नाइट स्टडी हमेशा से। लवली। आपकी ड्रीम जॉब और क्या उसको इतना स्पेशल बनाती है? अभी तो मैम SBI, बाकी मेरी ड्रीम जॉब RBI है। मतलब वो एक स्पेशल जॉब है, उसका वर्क प्रोफाइल सब कुछ बहुत अलग है, मतलब वो है मेरा ड्रीम कि मतलब RBI। अगर आपको काम करना होता पर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो आप क्या काम करते हैं? तो मैम मैं सोशल वेलफेयर, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं या फिर वृद्धाश्रम में जो मतलब होते हैं पेरेंट्स, जिनको हम मतलब जो लोग छोड़ जाते हैं, उनके लिए मैं करना चाहूँगी। मतलब मेरा बहुत मन है, अभी भी मेरा बहुत मन है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। क्या आप अपना होम टाउन फॉरएवर छोड़ना चाहोगे या आप अपने होम टाउन में फॉरएवर रहना चाहोगे? मैं अपने होम टाउन में फॉरएवर रहना चाहूँगी मैम। लवली। ऐसी कोई ऐप है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं पर आप यूज़ करते हो फिर भी? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। You hate these apps? ये बट यूज़ करती हूँ फिर भी। अगर आप अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में एक चीज़ बदलना चाहेंगे तो वो क्या होगी? अपब्रिंगिंग के बारे में? नहीं मैम, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है हमेशा से। मुझे आपको तो कुछ चेंज, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। मतलब उसके लिए तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वो एकदम बेस्ट थी, उसके लिए मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगी। लवली। अगर चीज़ें टूटती हैं तो आप उनको फिक्स करना पसंद करते हैं या फिर नई चीज़ लेना? डेफिनेटली फिक्स मैम। ब्यूटीफुल। आप आज से 10 साल बाद क्या चीज़ है जिसके लिए बहुत एक्साइटेड है? इट्स RBI डेफिनेटली। ऐसी एक लैंग्वेज जो आपको बहुत पसंद है और आप उसमें फ्लुएंट होना चाहेंगे, कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे? इट्स स्पेनिश। लवली। एक फूड आइटम जो आप कभी नहीं छोड़ सकते? पानी पूरी। वो नहीं छोड़ सकती मैं। लवली, लवली, थैंक यू सो मच। दिस वाज अ वेरी लवली रैपिड फायर राउंड। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच Thank मैम। you. थैंक यू। अब जाने से पहले हम चाहेंगे आप पहले तो एक टॉपर को टैग कर दें ताकि द नेक्स्ट पर्सन दैट वी आर इंटरव्यूइंग इज थ्रू यू। तो टैग अ टॉपर प्लीज।
मैं अपनी सिस्टर आकांक्षा मित्तल उनको टैग करना चाहूँगी। वो भी एसबीआई क्लर्क हैं, बट मैं उनको इसलिए टैग करना चाहूँगी क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है। उनसे ही मुझे मतलब बैंकिंग में आने का मन हुआ, उनको देख के ही मैंने सीखा, तो मैं उनको टैग करना चाहूँगी। और कोई मैसेज हमारे एस्पिरेंट्स के लिए आपकी तरफ से? मेरी तरफ से मैसेज यही है कि फेलियर से कभी घबराओ नहीं। मतलब हम अपना बेस्ट दो नेक्स्ट टाइम, ताकि मतलब बाद में गिल्ट ना हो। एक बार जी जान से मेहनत लगा के फिर से ट्राई करो, हो जाएगा, उससे घबराओ नहीं। फेलियर्स तो मतलब सक्सेस का की है। मैंने खुद ने ये डील किया है, फेस किया है, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप ये सीखो कि अगर हम एक में फ़ेल हुए हैं तो मतलब शायद उससे बेहतर कुछ हमारे लिए बना है। आरआरबी पीओ मेरा नहीं हुआ, बट एसबीआई पीओ हो गया। तो मतलब फेलियर्स होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। फेलियर्स को हम डील करेंगे तभी हम सक्सेस को डील करना सीखेंगे। तो दोनों चीज़ें लाइफ का एक पार्ट है, फेलियर्स एंड सक्सेस, तो वो आप डील करें। एंड सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि हमें लगता है इंस्टाग्राम हम चला रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बट वो हमारा पूरा दिन भर कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता रील्स में। तो प्लीज़ एग्ज़ाम्स टाइम पे सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि आप जिस एज पर हैं अभी, उस टाइम पे क्रश नहीं, कैश इंपॉर्टेंट है। तो वो सोशल मीडिया से प्लीज़ दूरी बनाएं। जब आपका एग्ज़ाम मतलब हो जाए सिलेक्शन, तब आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस टाइम पे आप बिल्कुल बंद कर दो। नहीं बंद कर पाओगे, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट 1 महीना बंद करके देखना, फिर मन ही नहीं करेगा चलाने का। तो ये सब मैं कहना चाहूँगी। बस आप जी जान लगा के पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स को सोच के पढ़ाई करो, आपको अपने आप पढ़ने का मन करेगा। अपनी मोटिवेशन बनाओ उन्हें और मस्त पढ़ाई करो, खूब खाओ पियो, मज़े करो। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली हैविंग यू हियर। आपका पूरा जर्नी, आपका पूरा एक्सपीरियंस इतना रिच था। आई एम श्योर ऑल द एस्पिरेंट्स हैव रियली लर्न समथिंग थ्रू दिस। जैसा कि आपने कहा, फेलियर से डरिए मत। Exactly, that is exactly what you want to say to them. I hope all of you liked our video. Please, if you liked it, like, share and subscribe to our channel. We all together motivate each other and we all can crack it. So let's crack it.